स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन और घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि रात के ठीक 8 बज चुके हैं, यानी वक्त है सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस का। आज की बहस होगी योगी सरकार का संकल्प मदरसों का होगा कायाकल्प। क्या अब मजहबी तालीम के साथ साथ डिग्री वाली उड़ान भी भरेगा मुसलमान? क्या दशकों से बंद कमरों और टाट पट्टियों पर सिमटी मदरसा शिक्षा को अब यूनिवर्सिटी का आसमां मिलने वाला है? जी हां, योगी सरकार ने एक ऐसा संकल्प लिया है जो यूपी के मदरसों का कायाकल्प करने जा रहा है। तैयारी बड़ी है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन की पटकथा लिखी जा चुकी है। अब मुंशी, मौलवी, कामिल और फाजिल ये सिर्फ नाम नहीं होंगे, बल्कि इनके पास होगी यूनिवर्सिटी की वो सर्टिफाइड डिग्री जिसकी ताकत 7 समुंदर पार भी पहचानी जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जो कौम अब तक शरीयत और पुरानी लीग की बात करती थी, क्या वो इस संवैधानिक बदलाव को गले लगाएगी, अपनाएगी? तो वहीं मंत्री संजय निषाद ने यूपी मदरसों को राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध करने की योजना पर कहा है कि ये देश पहले शरीयत से चलता था, अब संविधान से चलता है और हर शिक्षा संविधान के आधार पर ही होनी चाहिए और एक समान शिक्षा होनी चाहिए। मैंने यही बात बार बार कही है, कानूनन सबके लिए एक होना चाहिए और चाहे वह धार्मिक शिक्षा हो, किसी भी प्रकार की शिक्षा हो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं सबसे बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले मंत्री ओम प्रकाश राजभर और मंत्री संजय निषाद ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। देखिए, देश में पहले पहले शरीयत से चलता था, अब संविधान से चलता है और हर एक शिक्षा को संविधान से होना चाहिए और एक समान शिक्षा होनी चाहिए। मेरा तो एक ही बार बार है, चिकित्सा समान होनी चाहिए, शिक्षा समान होनी चाहिए, लोगों को व्यवस्था समान होनी चाहिए और कानून जिस तरीके से सबको समान हो, और चाहे वो धार्मिक शिक्षा हो चाहे किसी भी प्रकार की योजना बनाई जाएगी। सही नहीं हो कहीं ना कहीं उसको अटैच करना चाहिए। जैसे यूपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, तो उसको भी किसी न किसी यूनिवर्सिटी से अटैच करके उसको शिक्षा में बेहतरी के लिए करना चाहिए। तो योगी सरकार के इस संकल्प को, जिसका साफ मकसद है कि जो मदरसे हैं उनका कायाकल्प होना चाहिए, इस फैसले पर सभी लोग क्या राय रखते हैं, इसी पर आज करेंगे बड़ी बहस। क्योंकि एक बड़ा फैसला ये निश्चित तौर पर है, सीधे यूनिवर्सिटी वाली डिग्री इससे मिलेगी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बदलाव होने वाला है, जो कि सीधे तौर पर मदरसों में पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्राओं के भविष्य को नई दिशा देगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया है कि अब मदरसों की उच्च शिक्षा यानी कि कामिल और फाजिल की कक्षाओं को राज्य विश्वविद्यालय यानी कि स्टेट यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाएगा, लिंक किया जाएगा। यह खबर उन विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी, निश्चित तौर पर, जो अब तक अपनी डिग्री की मान्यता को लेकर संघर्ष कर रहे थे, जिनकी डिग्री को रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रहा था। अब मदरसे के छात्र भी उस गरिमा के साथ डिग्री हासिल कर सकेंगे जैसे किसी सामान्य कॉलेज का छात्र करता है। तो देखिए, एक बड़ा समाधान भी है। जो समस्या डिग्री की पहले आम थी, उसका समाधान भी सरकार ने निकाल लिया है। अभी तक के हालात ये थे कि मदरसों से मिली कामिल और फाजिल जैसे डिग्रियों की जो मान्यता होती है वो कुछ विशेष क्षेत्रों तक ही सीमित थी। इसके चलते छात्रों को देश विदेश में उच्च शिक्षा पाने या फिर सरकारी और निजी क्षेत्रों में अच्छी नौकरी हासिल करने में काफी परेशानियां हुआ करती थी। सरकार ने इसको महसूस किया कि इन छात्रों को भी दूसरे विद्यार्थियों के बराबर अवसर मिलने चाहिए। इसी सोच के साथ यह निर्णय लिया गया है कि मदरसों को उन जिले में स्थित विश्वविद्यालय से एफिलेटेड किया जाएगा, लिंक किया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब परीक्षाएं यूनिवर्सिटी आयोजित कराएगी और डिग्री पर विश्वविद्यालय की मुहर होगी, जिसे हर जगह रिकॉग्निशन मिलेगी। इस बड़े बदलाव को कानूनी रूप देने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में जल्द ही संशोधन करने जा रही है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है, जिसको जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी भी जो है वो मिल जाएगी। इस संशोधन के बाद मदरसे ठीक उसी तरीके से काम करेंगे जैसे कोई डिग्री कॉलेज करता है। विश्वविद्यालय न केवल परीक्षाएं कराएगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता और शुचिता बनी रहे। इसमें मदरसों की शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा और छात्रों को रोजगार के नए अवसर, एक नया जो प्लेटफॉर्म है वो भी मिलेगा। तो देखिए, मदरसों को लेकर लगातार गहमागहमी चलती आई है, तमाम तरह के सवाल उठते आए हैं, लेकिन अब ये योगी सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर, सीधे तौर पर यह फैसला इन सभी छात्रों से जुड़ा हुआ है, उनके हितों से जुड़ा हुआ है, जो कि मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं।
लेकिन अब उनकी परेशानी, क्योंकि कई बार ये ही छात्र बोलते हैं कि उनको उनका जो हक है वो नहीं मिल पाता है। वो भले ही कितना भी पढ़ाई कर ले, लेकिन उसके हिसाब से वो एक सीमित क्षेत्र तक ही काम कर पाते हैं। लेकिन अब उनके लिए ऑप्शंस काफी खुलने वाले हैं, न केवल देश बल्कि विदेश में जाकर भी वो अच्छी नौकरी हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में उच्च शिक्षा पाने का मौका उनके पास होगा। सरकारी और निजी क्षेत्रों में भी अच्छी नौकरी हासिल करने का मौका उनके पास होगा। तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है जो कि सरकार की ओर से उठा गया है, और इससे बड़े बदलाव को कानूनी रूप देने के लिए सरकार जो है वो जल्द ही संशोधन भी करने जा रही है। तो देखिए, एक बड़ा मुद्दा है निश्चित तौर पर सरकार का ये जो कदम है, इसी पर करेंगे खास बड़ी बहस। और इस वक्त जो खास मेहमान है वो जुड़ चुके हैं, जहां डॉक्टर मृत्युंजय राव परमार है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है एयू के। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर मृत्युंजय जी इंडिया न्यूज पर। हमारे साथ इस वक्त हैं सूफी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सूफी कौसर मजीदी जी। बहुत स्वागत है आपका सूफी जी। इस वक्त जुड़ रहे हैं अतुल यादव है जो कि प्रवक्ता सपा है। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही रत्नाकर सिंह है जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सिंह साहब इंडिया न्यूज पर। और साथ ही हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं केएन पांडे। केएन, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी, इस खबर को समझेंगे और उसके बाद तमाम जो मेहमान है उनके पास जाएंगे। सरकार का ये जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, दरअसल ये है क्या? इसका ब्लूप्रिंट सरकार ने क्या तय किया है, क्या तैयार किया है, और भविष्य में ये किस तरीके से इसको सरकार इंप्लीमेंट कर सकती है? क्या जानकारी आपके पास केएन? जी साक्षी जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2024 में जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मदरसों की संवैधानिकता को लेकर के एक जो है सुनवाई करते हुए ये कहा गया था कि जो मदरसों में इंटर के बाद जो कामिल या फाजिल की पढ़ाई होती है उससे इसको अलग किया जाए, क्योंकि ये जो है यूजीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये उसी को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब जो है एक तरीके से उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की है, क्योंकि जो अभी तक मदरसों में कामिल और फाजिल की पढ़ाई करते थे उसकी कोई अहमियत नहीं थी। खासतौर पे देखा जाए तो वहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते थे, मौलवी होते थे, मौलाना होते थे या शिक्षक हो जाते थे उसी मदरसे में जहाँ से वो पढ़ के आते थे। उसकी कोई और जो है वैल्यू नहीं थी। तो इसकी वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने देखा जाए कि बड़ा फैसला लिया है, और आने वाले दिनों में जो है इसको संवैधानिक रूप से जो है कैबिनेट में पास करके इसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा। और जितने अभी तक उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं, उसमें 1,000 जो मदरसे हैं जिसमें जो है कामिल और फाजिल की पढ़ाई होती रही है। तो इन 1,000 मदरसों को जो जिले वाइज जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनसे इनको जो है जोड़ा जाएगा और उनके अंतर्गत जो है पढ़ाई की जाएगी, उनके अंतर्गत जो है इनकी जो है एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। तो उनके एक तरीके से वैल्यू एडिशन को लेकर के सरकार ने किया है, ताकि आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के तहत इनकी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके इन लोगों को, और जिससे उनको फ़ायदा मिल सके। क्योंकि देखने में आया है कि लोग जो है दीनी तालीम के अलावा वहाँ पे और कोई शिक्षा दी नहीं जाती, जिससे लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाते हैं। तो लोगों को जो है इस शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ते हुए जोड़ने के लिए एक तरीके से सकारात्मक कदम जो है माना जा रहा है, योगी सरकार ये उठाने जा रही है। और यह जल्दी ही इसको कानून की शक्ल में कैबिनेट में लाया जाएगा, और उसके बाद जो है इसको जो है व्यवस्था पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू की जाए। तो ज़्यादा इसमें अभी तक मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मदरसे हैं इसमें लगभग 38,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड हैं, और इनको जो स्टूडेंट हैं 38,000, उनको इसका देखा जाए तो डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा। उनकी जो डिग्री होगी वो किसी विश्वविद्यालय से होगी, किसी महाविद्यालय से होगी, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, और उसके बदौलत वो कहीं रोज़गार पा सकेंगे, कहीं नौकरी पा सकेंगे। तमाम जो नौकरियां निकलती हैं उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा उनको मिलेगा। अभी तक जिसका देखा जाए तो पूरा उपयोग नहीं हो पाता जो कामिल और फाजिल। हालांकि ये जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती थी, लेकिन इसका उतनी उपयोगिता नहीं थी जितना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जब ये आ जाएगा तो उसका फ़ायदा जितना मिलेगा। जी साक्षी जी, बहुत महत्वपूर्ण आपकी ओर से जानकारी दी गई। ठीक है, शुरुआत करते हैं बड़ी बहस की, और सूफी कौसर जी मैं शुरुआत आप ही के साथ करूंगी। सर, जो ये शुरुआत सरकार की ओर से की जा रही है, निश्चित तौर पर मदरसों में पढ़ाई होती है, अच्छी होती होगी, लेकिन इसको और बेहतर करने के लिए प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ये स्वागत योग्य है आपकी नजर में? बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, और मुझे उम्मीद थी कि इस डिबेट में पहला प्रश्न मुझसे ही किया जाएगा। तो मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करने से पहले जितने भी हमारे साथी को पैनलिस्ट हैं, मैं उन सभी का अभिवादन करता हूं। और होली गंगा मेला जो हमारे यहाँ ऐतिहासिक कानपुर में गंगा मेला मनाया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का और राष्ट्रीय एकता का और अंग्रेजों के खिलाफ
संघर्ष का प्रतीक है। उस होली के गंगा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों जी। को देते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। हम्म। देखिए, जो प्रश्न है मदरसा, मदरसे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में 3 प्रकार के हैं। एक वो मदरसे जो सरकार संचालित करती है, जो मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से मदरसे होते हैं जैसे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद होता है, उसी तरीके से ही जो है वो मदरसा बोर्ड होता है। दूसरे मदरसे होते हैं जो प्राथमिक स्तर की जो है धार्मिक शिक्षा देते हैं, और तीसरे मदरसे जो वो होते हैं जो दारुल उलूम टाइप के होते हैं, जो विश्वविद्यालय मतलब जिनको इस्लामी विश्वविद्यालय माना जाता है और जिनमें बड़े बड़े मौलाना बन करके निकलते हैं। तो वो जो जिसमें प्राथमिक स्तर के दीनी मदरसे और जो दारुल उलूम के मदरसे, ये मुस्लिम समाज स्वयं अपने फंड से संचालित करता है, इसका सरकार से कोई मतलब नहीं। आज जो बात आ रही है वो सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित मदरसों को, जिसमें तहतानिया फौकानिया जो यानी जूनियर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल, और उसके बाद मुंशी मौलवी हाई स्कूल के बराबर, आलिम फाजिल इंटरमीडिएट के बराबर, और कामिल जो है वो स्नातक के बराबर होते हैं। ये अरबी फारसी बोर्ड के माध्यम से होते हैं, ये सरकार संचालित करती है। अब जरा इनका हम आपको एक जायजा ले लेते हैं। ये मदरसे जो सरकारी स्तर पर संचालित होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं कि लोग यहाँ से डिग्री प्राप्त कर सके और वो हाई स्कूल के बराबर मान लिया जाए, इंटर के बराबर मान लिया जाए, बीए के बराबर मान लिया जाए। और इनके यहाँ का जो शिक्षा का स्तर होता है, जो गुणवत्ता होती है, देखिए पाठ्यक्रम तो बहुत अच्छा है जो सरकार के द्वारा मदरसे संचालित किए जा रहे हैं। उनका पाठ्यक्रम आप देखेंगे तो उसमें मैथ भी पढ़ाई जाती है, उसमें मतलब जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ाया जाता है। धर्म के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। बिल्कुल जेन्युइन बात है, क्योंकि सरकार द्वारा संचालित और बहुत अच्छा पाठ्यक्रम है। अगर इसको सही तरीके से चलाया जाए तो बहुत अच्छी इसमें शिक्षा मिलेगी। लेकिन इसकी शिक्षा की गुणवत्ता का ये मामला है कि हमारे यहाँ मैं भी एक विद्यालय चलाता हूँ, एक श्रीमान जी आए, वो मदरसा बोर्ड के कामिल किए हुए थे, तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में मैंने उनको एक शब्द लिखा, किताबचा। किताबचा यानी पुस्तिका को कहते हैं, किताब होती है पुस्तक, और किताबचा पुस्तक को कहते हैं। तो वो किताबचा को कुत्ता बच्चा पढ़ रहे थे। ये उनकी शिक्षा का स्तर है। क्योंकि ये सरकारी मदरसे हैं, इनका शिक्षा का स्तर बहुत बुरा है। लेकिन सरकार अगर कोई अच्छा प्रस्ताव लाई है तो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें बुनियादी स्तर पर परिवर्तन होना चाहिए। गुणवत्ता के लिए इसकी जांच कमेटियां बनानी चाहिए कि इसमें किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। बाकी ये प्रयास बहुत सराहनीय है, क्योंकि इसको ब्रिज कोर्स के जरिए विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ दिया जाएगा तो इनकी डिग्रियों की भी मान्यता होगी। तो ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम। लेकिन सूफी जी, जो बात आपने कही कि उस व्यक्ति जो आपके पास आए थे इंटरव्यू के लिए, उस व्यक्ति ने उस शब्द को वो नहीं कहा जो वाकई में होता है, कुछ और कहा। हो सकता है कि ठीक से पढ़ाई उन्होंने ना की हो। ये आप कह रहे हैं कि जो पढ़ाई, जो शब्द उन्होंने बोला वो ठीक तरीके से यहाँ पढ़ाया नहीं जाता है। आप ये कह रहे हैं जो सरकारी मदरसे सरकार चलाती है उनमें इस तरह की पढ़ाई, इस लेवल की पढ़ाई है, वो आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि आजादी के बाद से कुछ वो जो एक शब्द आता है तुष्टीकरण वाला, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ, बात सही है। आजादी के बाद से जो भी लोग आए तो उन्होंने वो इस तरीके का ध्यान दिया कि कुछ मुल्ला मौलवी संतुष्ट हो जाए तो समझ लीजिए पूरा मुस्लिम समाज संतुष्ट हो गया। लेकिन ये सिर्फ मुल्ला मौलवियों को संतुष्ट करने के लिए कि मतलब एक हमारा कुछ सधा रहे मामला, वो शब्द मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई बैंक सधा रहे हमारा, बस सिर्फ एक राजनीति से प्रेरित था। और कहीं ना कहीं सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो मेरा तो एक निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी को चाहिए कि मदरसों की कोई आवश्यकता नहीं मुस्लिम समाज में। मुस्लिम समाज अपने फंड से बड़े मदरसे चला लेता है, धार्मिक शिक्षा करा लेता है। इसी फंड को अगर मुस्लिम समाज को उच्च शिक्षा के लिए जोड़ा जाए, जैसे कि सरकार जो है वो पॉलिसी चला रही है, केंद्र सरकार की पॉलिसियां चल रही हैं, जिसमें मतलब जो है वो हुनर स्कीम है, कौशल स्कीम है, और जो यूपीएससी की क्लासेस कोचिंग के लिए जो है वो किया जाता है। तो इसी तरीके से जो उच्च शिक्षण संस्थान है, इनमें मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम रिजर्वेशन किया जाए, लेकिन गरीब मुसलमानों के लिए कुछ ऐसी इंतजाम किए जाए
जिससे वो मदरसे का फंड जो आप दे रहे हैं वही फंड स्कूल कॉलेजों में लगा करके उनको उच्च शिक्षा में लेकर के मदरसों की जरूरत नहीं है। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि मदरसे जितने भी सरकारी चल रहे हैं ये कुछ लोगों की जेब भरने का काम कर रहे हैं, और ये सच्चाई है, सभी लोग जानते हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सारी चीजों को जानते हैं कि इससे कुछ लोगों की जेबें भर रही हैं। इससे आम मुस्लिम समाज का कोई फायदा नहीं है। आम मुस्लिम समाज का तभी फायदा होगा जब उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करेंगे, दीनी शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा कॉन्वेंट स्कूलों में प्राप्त करेंगे, इंटर कॉलेजों में प्राप्त करेंगे, डिग्री कॉलेजों में प्राप्त करेंगे, विश्वविद्यालयों में प्राप्त करेंगे, तभी देश की मुख्य धारा में आ पाएंगे। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात को बहुत अच्छे से रखा है, मैं जवाब लूंगी आपकी बात का भी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर मृत्युंजय परमार जी जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप एक प्रोफेसर भी हैं, आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं जो बच्चों के हित से जुड़े हुए चीजें होती हैं, उनका जो भविष्य होता है बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, समझाएंगे भी हमको। सरकार का फैसला आपको पता है कि सरकार ने फैसला ये लिया है कि अब मदरसों की जो उच्च शिक्षा यानी कि जो कामिल और फाजिल है उसकी कक्षाओं को राज्य विश्वविद्यालयों से, स्टेट यूनिवर्सिटी से लिंक किया जाएगा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक, अगर ऐसा होता है वाकई में, तो एक बड़ा बदलाव होगा इससे? आप किस नजर से देखते हैं इस फैसले को? सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आप इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस विषय पर आपने एक बात शुरू की, और आम जनता को, आम जनमानस को भी इसके विषय में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर यह होता है कि धर्म से जुड़े शिक्षा संबंधी मुद्दे भी कई बार अन्य दृष्टि से देखे जाते हैं। अभी मौलवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने शिक्षा के क्या उपयोगिता होनी चाहिए, किस प्रकार से चीजें होनी चाहिए, इस पर बात की। मेरा एक बिंदु में एक पॉइंट ये है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रश्न है, इस कारण से तो बिल्कुल इस विषय को नहीं लिया गया है सरकार के द्वारा। मामला समायोजन का है। जो लोग, जो बच्चे, जो विद्यार्थी इन मदरसों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो उस शिक्षा की पूरे हो जाने के बाद उनका समायोजन किस प्रकार से हो रहा है, इसकी चिंता जताते हुए निश्चित रूप से सरकार ने यह कदम उठाया है, और यह कदम इस दिशा में सराहनीय है। स्नातक की डिग्री, परास्नातक की डिग्री अगर विश्वविद्यालयों से नहीं होगी तो फिर उसका आर्थिक रूप से समाज के विविध जो इकोनॉमिक एवेन्यूज हैं उसमें भी समायोजन मुश्किल हो जाता है। और जब भी हम शिक्षा की बात करें तो ये तो शिक्षा का केवल रोजगार एक उद्देश्य हो, यह महत्वपूर्ण है, किंतु रोजगार को ही उद्देश्य माना जाए यह तो अधूरी बात हो जाएगी। तो सामाजिक समायोजन भी विश्वविद्यालयों से जुड़ने के कारण होता है। मैं स्वयं भी एक विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा हूँ, एक विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के नाते कार्य कर रहा हूँ। यह देखने में आता है कि विश्वविद्यालयों में केवल डिग्रियां मिल रही हैं विद्यार्थियों को, ऐसा नहीं है। उन्हें जीवन जीने की कला, और सबसे बड़ी जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वह होना चाहिए कि किस प्रकार से हम समाज के अन्य वर्गों से, अन्य लोगों से जुड़ करके एक वृहद सामाजिक जीवन का यापन कर सकें। तो यूनिवर्सिटीज ये अपॉर्चुनिटी देती हैं उन सभी विद्यार्थियों को जो अभी तक संभवतः मदरसा में पढ़ाई करने के कारण केवल अपने जैसे ही विद्यार्थियों के साथ उठना बैठना, रहना, जुड़ना रहा होगा, मगर जब वो यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं, यूनिवर्सिटीज थोड़ा कॉस्मोपॉलिटन नेचर की होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी आते हैं जो अलग अलग एथनिसिटी के हो सकते हैं, अलग अलग रीजन के हो सकते हैं, बहुत अन्य स्थानों से हो सकते हैं। तो इसका लाभ निश्चित रूप से उन सभी विद्यार्थियों को मिलेगा जिनको मदरसे की डिग्री के इंटर तक की पढ़ाई, आलिम की पढ़ाई करने के बाद कामिल और फाजिल करने का अवसर विश्वविद्यालयों से मिल रहा है। दूसरा एक जो बिंदु मैंने कहा वो एक्रीडिएशन का हो सकता है कि गुणवत्ता और शिक्षा के उद्देश्यों की तो पूर्ति निश्चित रूप से होगी। शिक्षा का जो एक्रीडिएशन है, किस प्रकार से अन्य यूनिवर्सिटीज बिहेव कर रही हैं, उनका क्या पैटर्न है, उसमें एक समानता आ जाएगी। ये समानता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अब धीरे धीरे करके हम सभी वर्ल्ड सिटीजन होने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक देश का किसी दूसरे देश से बहुत ज़्यादा सरोकार है, बहुत सारे कार्य हैं जिसमें ये सारे बच्चे जुड़ पाएंगे। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि टीचिंग के एम्स कुछ भी हो, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो, मगर पेडागोजी भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कहा गया कि लक्ष्य भी महत्वपूर्ण है और साधन भी महत्वपूर्ण है, तो टीचिंग पेडागोजी को भी सरकारें
विद्वानों के माध्यम से रेगुलेट कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर के विद्यार्थियों का इसमें बहुत भला है और यह कदम सराहना योग्य है निश्चित रूप से। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने ये परमार जी, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस बात को सबने गौर से सुना भी होगा। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, आपने सूफी जी की बात सुना, वो ये कह रहे हैं आपकी सरकार भले ही ये एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है जोड़ने की, उनके मदरसे पहले से ही बेहतर है। रत्नाकर जी जी बिल्कुल, सूफी जी ने एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा। वो बात ये थी कि मदरसों में जो है मौला मौलवी को बनाने की एक प्रक्रिया जो है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज इनके समाज में जो लड़के हैं वो ज़्यादा शिक्षित हों, वो ज़्यादा विद्वान हों, वो तकनीकी पढ़ाई पढ़ें, वो एआई की पढ़ाई पढ़ें, वो गणित विज्ञान आधुनिक पढ़ाई पढ़ें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जिससे कि इनके समाज का उत्थान हो, कहने का तात्पर्य इनका यही था। और मैं पूरी तरह से इनकी बातों से एग्री। और जो राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो योगी जी की सरकार ने लिया गया है, इसी विषय के संदर्भ को ध्यान में रखकर लिया गया है। मदरसे की शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए, आधुनिकीकरण करने के लिए इस तरह की जो है प्रावधान किया गया है। इसमें आप बताइए, अब जो स्नातक और पीजी और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो परीक्षाएं होंगी वो विश्वविद्यालय से जुड़ के होंगी, संलग्न कर दी जाएंगी, और जो परीक्षाएं होंगी वो विश्वविद्यालय के माध्यम से की जाएंगी। तो निश्चित रूप से जो शिक्षा का स्तर है, जो एक स्टैंडर्ड है, वो निश्चित रूप से उठेगा। और ये पूरे इनके समाज के लिए जो है वो सही दिशा में एक उठाया गया कदम है। और देखिए, जिस तरह से इस नए कानून में एनसीईआरटी में की किताबें जो है लागू करने की जो है बात कही गई है, निश्चित रूप से गणित की हो पढ़ाई हो, विज्ञान की पढ़ाई हो, एनसीईआरटी की किताबें जब लागू की जाएगी तो जो छात्र हैं वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे और उन विषयों का ज्ञान और उन विषयों पे ज्यादा अध्ययन करेंगे जो उनके भविष्य को बेहतर बना सके, जो उनके भविष्य को अच्छा रोजगार दे सके, जो डॉक्टर बना सके, जो इंजीनियर बना सके। तो इस तरह का अगर प्रावधान किया जाता है तो निश्चित रूप से योगी सरकार द्वारा एक बहुत ही सराहनीय जो है कदम उठाया गया। देखिए, 53 साल पुराने इस एक्ट में संशोधन जो है योगी सरकार ने किया। अभी सूफी जी ने भी कहा कि पहले की सरकारें जो है वोट बैंक को साधने के लिए, कुछ मुल्ला मौलवियों को खुश करने के लिए चीजें करती थी, लेकिन योगी जी ने 53 साल पुराने इस एक्ट को जो है संशोधन करके लाया और यह सिद्ध कर दिया कि यह देश जो है वह शरीयत से नहीं चलेगा, यह देश जो है संविधान से चलेगा। और जिस तरह कानून सबके लिए एक समान है, उस तरह से शिक्षा की नीति भी सबके लिए एक समान होनी चाहिए, जिससे कि देश में ये नौनिहाल जो है, जो मदरसों में पढ़ते हैं, रत्नाकर जी, सूफी जी ने ये कहा है कि वो चाहते ही नहीं है अभी की जो शिक्षा मिल रही है मदरसों में वो बेहतर है, पर्याप्त है उनके लिए, वो नहीं चाहते कि उनको जोड़ा जाए, वो ये कह रहे हैं। नहीं, बेहतर है तो फिर बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है मदरसों में कि कई मदरसों में तो, अब मैं बता दूं आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, कुछ पार्टियां जो है अपनी सियासत की राजनीति में, इस कदर वोट बैंक की राजनीति में अंधी हो गई थी कि वो उन्होंने मदरसों को 2016 के अगर समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2016 में एक एक्ट लाया जिसमें मदरसों को असीमित अधिकार दे दिया गया। असीमित अधिकार इस तरह से कि ना मदरसों की जांच कर सकते हैं और ना ही किसी की गिरफ्तारी कर सकते हैं। तो उस तरह के भी केसेस आए जहां पे देखने को मिला कि मदरसों में नोट छापने तक की घटनाओं को जो है देखा गया है। मदरसों में किस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखे गए हैं, किस तरह से फिजिकली जो है मारने पीटने की घटनाएं देखी गई हैं। तो इस तरह का काम जो है मदरसों में भी देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से अगर इन सब चीजों को दूर करके, ये जो त्रुटियां है ये समाज में, इसको दूर करके और उसको आधुनिकीकरण के राह पे लेकर चलना और उसमें बदलाव करने की राह पे लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार लेके चल रही है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और देखिए, इस प्रदेश में भी मैं आपको बता दूं 25,000 से ज्यादा मदरसे हैं, जिसमें से कम से कम 16,500 वैध मदरसे हैं और 8,000 से ज्यादा जो है वो अवैध मदरसे हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन अवैध मदरसों की जांच भी शुरू कर दी है जहां पे विदेशी फंडिंग होती थी, उसके लिए एसआईटी का गठन किया गया और उसकी जांच भी शुरू है। तो निश्चित रूप से जितने भी, अभी आप कह रहे थे ना कुछ कि पैसा कमाने का एक जरिया बन गया है,
व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उस मदरसों में, उन मदरसों को दूर करने के लिए, विदेशी फंडिंगों को रोकने के लिए और एक शिक्षा पद्धति को उच्च गुणवत्ता लाने के लिए ये सब एक्ट लाया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो एक्ट 53 साल बाद लाया गया है वो काबिल तारीफ है। योगी जी की प्रशंसा करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करनी चाहिए, हर समाज को करनी चाहिए, क्योंकि हर समाज में सहभागिता सबकी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो। इस देश को अगर विकसित भारत बनाना है तो उसमें सबकी सहभागिता की जरूरत है, और सहभागिता अगर मुसलमान समाज करेगा तब जब वो पूर्णतः शिक्षित होगा, जब वो आधुनिक पढ़ाई पढ़ेगा, जब वो एआई की पढ़ाई पढ़ेगा, जब वो कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ेगा, जब वो विज्ञान की पढ़ाई पढ़ेगा, तभी तो वो शिक्षित होगा, तभी तो देश की विकास में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करेगा। तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस नए एक्ट में जो है बदलाव लाने का काम किया। ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं लूंगी। सूफी जी, आती हूँ मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक ओपनिंग रिमार्क अतुल यादव जी का। अतुल जी, सरकार के इस फैसले का समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड रखती है, कैसे देखती है इस फैसले को? साक्षी जी, जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, आज जो है कि 2026 में कोई बात याद आ रही है, और इतनी उदारता, ये उदारता 2017 से 2026 के मध्य क्यों नहीं दिखाई गई? भाई समाज तो चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी वर्ग के लोग तो उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, और शिक्षा तो सभी के लिए अति जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो ये बड़ी अचरज वाली बात आ रही है कि चुनावी वर्ष में इतनी उदारता, और चुनावी वर्ष में मतलब ऐसी उदारता कि मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि सरकार जो है कितनी कटुता भरी चीजें बोलती थी, कितनी कटुता भरी चीजें जांच पड़ताल कराना की। अरे भाई, समाज में हर वर्ग को संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। अगर कोई बोर्ड हो, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, सब संवैधानिक दायरों में है, कुछ चीजें हैं धार्मिक दायरों में भी हैं। और रही बात उच्च शिक्षा, अगर किसी को प्राप्त होकर के रोजगार के अवसर मिले, ये बेहतर होगा, लेकिन इसके पीछे हमारी मंशा भी सही होनी चाहिए। और मंशा जो है अगर अच्छी होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि किसी भी समाज वर्ग का उत्थान बहुत जरूरी है। अगर ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री उन्हें विश्वविद्यालय से मिले, जिससे वो रोजगार परक चीजों में आ सके, नौकरियों में आ सके, ये बेहतर बात है। लेकिन ये अब चुनावी वर्ष में क्यों? तो कहीं ना कहीं एक सोचनी बात होती है। सरकार को अब डर और भय है, कहीं ना कहीं माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा हमेशा कटोगे या बटोगे जैसे नारे लगाए जाते रहे। तो इस वर्ग की सोच 2017 से लेकर के अभी 2026 तक 2 टर्म तो माननीय योगी जी, अब ये टर्म तो माननीय योगी जी का समाप्त होने जा रहा है। अब तो समाजवादी पार्टी की सरकार आने जा रही 2027 में। हम लोगों के द्वारा हमेशा जो मुस्लिम वर्ग है उनकी बेहतर शिक्षा का प्रबंधन किया गया। हमने हमेशा अच्छे तथ्य रखे कि जो युवा हैं मुस्लिम समाज के, वो बेहतर कार्य कर समाज की मूल धारा में हमेशा नौकरी पाएं। और उर्दू शिक्षकों की भर्ती भी तो समाजवादी पार्टी ने करी थी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने उर्दू को बढ़ाने के लिए उर्दू शिक्षकों की कोई भर्ती 2017 से लेकर के 2026 में करी हो? तो साक्षी जादौन जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप भी बता सकते हैं, और हमारे पैनल पर बैठे सभी लोग बता सकते हैं कि सरकार ने करी या नहीं करी। हमें सोचना होगा, समाज का चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हम सब धार्मिक अपने अपने धर्मों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हम सबसे पहले हम भारतीय संविधान से भी जुड़े हुए हैं। हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा है और हम सब संविधान के दायरे में सारे कार्य होते हैं। सरकार करे, अच्छी बात है, सरकार करे, लेकिन सरकार की नीयत बेहतर होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात का जवाब मैं लूंगी रत्नाकर सिंह जी से, लेकिन उससे पहले एक बाइट आई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं नूर अहमद जी, उन्होंने क्या कहा एक बार सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसे के जो तालिब इल्म हैं उनको एक राहत दी है, ऐसा महसूस हो रहा है। दूध का जला हुआ जो है वो मट्ठा भी फूक फूक कर पीता है। मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो मदरसों की पहचान है, असल पहचान है मदरसे की, उसकी बुनियाद दीन पर है, दीनदारी पर है। अगर उस पर कोई आंच नहीं आ रही है तो मैं सरकार को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो नूर अहमद को सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि अगर जो मुस्लिम जो ये मदरसे होते हैं, इनकी बुनियाद पर अगर कोई
एक तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, विपत्ति नहीं आ रही, तो वो इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पर मैं रिएक्शन लूंगी सूफी जी आपसे, लेकिन उससे पहले केएन में आप ही के पास आऊंगी। देखिए, आपने सभी जो मेहमान हैं उनको सुना है, और खास तौर से सूफी कौसर जी ये बात बोल रहे हैं कि जो मदरसे सरकार चलाती हैं उनमें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, और बहुत अच्छी बात है, वो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जरूरत नहीं है इसकी। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये होगा कि वाकई में आप ग्राउंड पर रहते हैं, पूरे प्रदेश में क्या वाकई में जरूरत नहीं है? और अगर सरकार इस फैसले को इम्प्लीमेंट करती है तो क्या इसमें उन मदरसों से रायशुमारी ली जाएगी? जी, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है वो मदरसों के में पढ़ने वाले स्टूडेंट के बेटरमेंट के लिए है, उनके फ्यूचर को देखते हुए लिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 से ज़्यादा मदरसे हैं, जिसमें 16,000 जो मदरसे हैं वो वैध हैं। और अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है, योगी सरकार ने जो तराई बेल्ट रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बलरामपुर हो, महाराजगंज हो, पीलीभीत हो, श्रावस्ती हो, बहराइच हो, यहाँ पे तमाम अवैध मदरसे चल रहे थे जिसमें एंटी सोशल एक्टिविटीज़ भी हो रही थी। तो उनको पूरी तरीके से बुलडोज किया, उनको बंद किया है। तो इस तरीके की एक्टिविटी पर रोक लगाने और लोगों की जो शिक्षा वहाँ पे दीनी तालीम दी जा रही है उस पर कोई रोक नहीं लगा रही। इंटरमीडिएट तक की जो दीनी तालीम है वो मदरसों में दी जाएगी, लेकिन उसके बाद की जो शिक्षा है, ग्रेजुएशन हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उस शिक्षा को ऐड ऑन करने के लिए, उसको एक तरीके से मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने के लिए इन लोगों को जो है ऐसी व्यवस्था करने की जो सरकार कर रही कोशिश, और इसको हर किसी को जो है तारीफ करने की करना चाहिए। क्योंकि ये जो है अभी तक कोई मदरसे में पढ़ करके मुझे नहीं याद है कि कोई अब्दुल कलाम निकला हो या कोई जो है और कोई बड़ा साइंटिस्ट निकला हो या कोई और बड़ा ऐसे समाज को रास्ता दिखाने वाला कोई निकला हो, ऐसा तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। निकला होगा तो मुझे ध्यान में नहीं है। लेकिन अगर इसको और भी, आज का AI का ज़माना है, तो अगर लोग वहाँ पे पढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोगों में जाएंगे, उनके बीच उनको एक तरीके से देखा जाए तो बहुत वाइड कैनवास मिलेगा, जैसे अभी प्रोफेसर साहब बता रहे थे। तो वहाँ पर कुछ और करने की उनको एक तरीके से जुगत सूझेगी, कुछ और अच्छा करने के लिए उनको तमाम विचार आगे, ख्यालात आएंगे। क्योंकि अभी जो उनको दीनी तालीम दी जाती है वो एक तरीके से सराउंडिंग में रहते हैं, एक कुएं में रहते हैं, जिसमें उनको बाहर की दुनिया से एक तरीके से कट ऑफ वाली स्थिति रहती है। तो उसी चीज़ों को लोगों से एक तरीके से इन्हेंस करने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है और उसमें संशोधन करने जा रही है। तो ये जो माना जा रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जब लोग शिक्षित नहीं होंगे तो वही लोग जो होता है बाद में पसमानदा समाज के लोग कहलाते हैं, यानी पिछड़े समाज के लोग कहलाते हैं। तो इन्हीं पसमानदा समाज को एक तरीके से देखा जाए, उनके बेटरमेंट के लिए सरकार जो है इस तरीके का जो है कोशिश कर रही है। तो सबको सराहने की कोशिश, मुझे लगता है जो पैनल में ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों ने सराहा है। कहीं कमोवेश जो है समाजवादी पार्टी ने भी सराहने की कोशिश की है। उन्होंने सवाल ये जरूर उठाया है कि ये सेकंड टेन्योर में जो है योगी सरकार ऐसा कर रही है, अगर इसको पहले करती, फर्स्ट टेन्योर में करती तो शायद और बेहतर भी हो सकता था। उन्होंने इसका खंडन नहीं किया है। तो सारे लोग इसको जो है एक तरीके से सराहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक जो है वो जो है वर्जनाएँ होती हैं, सीमाएँ होती हैं, उसके परिधि में रहते हुए लोगों को कुछ न कुछ विरोध करने की ज़रूरत होती है, शायद अपने लोगों को लुभाने के लिए। बाकी सारे के सारे लोग जो है इसके पक्ष में होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, क्योंकि वहीं से जब ये जो है विश्वविद्यालय से ये मदरसे जुड़ेंगे तो वहीं से कोई जो है बड़ा साइंटिस्ट निकलेगा, बड़ा डॉक्टर निकलेगा, कोई बड़ा इंजीनियर निकलेगा, तब ये शायद इसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है अभी ये जो है इसमें थोड़ा जो है वो इसके विरोध में आ सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में चल रहा होगा कि योगी सरकार ने जो फैसला लिया है वो काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है आगे आगामी आने वाले दिनों में। जी साक्षी जी। सूफी कौसर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए साक्षी जी, मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बात को अन्यथा लिया गया। मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं था कि सरकार ने जो काम किया है कि किसी गलत मंशा से किया। सरकार ने जो काम किया बहुत अच्छी मंशा से किया है और बहुत सराहनीय कदम है, ये मैंने पहले भी कहा था। लेकिन उसके साथ में जो चीजें जुड़ी हुई हैं वो मैंने बता दी। जैसे कि अभी एक प्रतिक्रिया आ गई, अभी आपने किसी एक व्यक्ति की बाइट बताई थी, उन्होंने कहा कि अगर हमारे दीनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। अरे साहब, यही तो भूल की बात है। इसमें किसी भी दीनी मदरसे का कोई जिक्र ही नहीं है। सरकार जो मदरसे चला रही है आजादी के बाद से, उसमें ही हस्तक्षेप करने की बात कर रही है, अपनी ही चीजों में हस्तक्षेप कर रही है। तो उसमें भी लोगों को ये मामला निकल के आ रहा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों के 3 करोड़ बच्चे पूरे देश में उन दीनी मदरसों में पढ़ रहे हैं जहां पे सिर्फ धार्मिक शिक्षा दे दी जाती है। वो हाफिज, मौलाना, मौलवी बन करके निकल आते हैं।
उनको प्योर धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसके बाद उनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं होता है, फिर वो एक और गली गली में मदरसा खोल करके फिर वही शिक्षक बन करके और मदरसों में बच्चों को पढ़ाने लगते, तो वो बच्चे शिक्षा के अधिकार अधिनियम से भी वंचित हैं। तो हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि सरकार अगर चाहती है तो जो सरकारी मदरसे बने हुए हैं इनकी ये बहुत अच्छा कदम, मैं सबसे पहले तो इसकी तारीफ कर रहा हूँ। इस कदम के साथ साथ सरकार बजाय इस पर ध्यान देने के सरकार उस तरीके से ध्यान दे कि उनको डायरेक्ट मुख्य धारा में लेकर के आए। मदरसे के जरिए मुख्य धारा में लाने की जरूरत ही क्या पड़ी हुई है कि जबकि एक तरफ तो मुस्लिम समाज में जो गरीबों को दिए जाने वाला फितरा और ज़कात का पैसा भी मुस्लिम समाज के कुछ मठाधीश मदरसों में लगा रहे हैं, तो गरीबी भी मतलब एक तरफ तो वो माफिया और मठाधीश बैठ करके और गरीब मुसलमान को गरीब करते चले जा रहे हैं, और दूसरा सरकार भी जो है उन्हीं लोगों को ही अगर पैसा पहुंचा दे तो फिर गरीब तो हर हाल में गरीब बना रहेगा। तो ये बात अभी जैसा लेकिन कि वो सर सूफी जी, सरकार ने ये भी कहा है कि अगर ऐसा इम्प्लीमेंट होगा और देखिए मदरसे लिस्ट किए जाएंगे तो पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। यूनिवर्सिटी में निकलेगा, मदरसे में नहीं निकल पाएगा। माफ कीजिएगा, मैं मुस्लिम समाज से भी हाथ जोड़ करके बात कहना चाहता हूँ कि मदरसे से नहीं निकल पाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम और अब्दुल हमीद को निकालने के लिए आपको उच्च स्तरीय विद्यालय स्थापित करने होंगे। आप धार्मिक शिक्षा दें, बिल्कुल दें, मैं कतई विरोधी नहीं हूँ धार्मिक शिक्षा का। मैं चाहता हूँ मेरे समाज का बच्चा देश के सामान्य नागरिकों के साथ देश की सेवा करे, वो भी आईएएस बने, वो भी आईपीएस बने और देश का मान बढ़ाए। हमें ऐसे मदरसों की जरूरत नहीं है जहां पर कट्टरपंथ की तालीम दी जा रही हो, जहां पर ये तालीम दी जा रही हो कि हिंदू हमारा विरोधी है, जहां पर ये तालीम दी जा रही हो कि सन 47 के बंटवारे में ये हुआ था वो हुआ था। बहुत से ऐसे मदरसों में दी जा रही, जैसे कि बात आई थी, मैंने आपके चैनल के माध्यम से 2 साल पहले इस मुद्दे को उठाया था कि तराई के क्षेत्र में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में किस तरीके से मदरसों में इस तरीके के मामले हो रहे हैं, किस तरीके से यौन शोषण की घटनाएं आ रही। मैं देखने वाला हूं, मैं बराबर देखता हूं। मैं नहीं चाहता हूं मेरे समाज के बच्चे अपराधी बने, मैं नहीं चाहता हूं मेरे समाज के बच्चों के अंदर जो है इस तरीके की भावना है। मैं भी चाहता हूं मेरे समाज का बच्चा आइए देश की सेवा करे और देश के उच्च से उच्च पदों पर विराजमान। बहुत सुंदर बात आपने ये कही है डॉक्टर मृत्युंजय राम परमार जी। जो धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसके साथ साथ अब हाईटेक शिक्षा मिलना समय की मांग है, वक्त की मांग है, कितना जरूरी है? धार्मिक शिक्षा के विषय में मैं पहली बात ये कहना चाहूँगा कि धार्मिक शिक्षा कोई नहीं, चाहे वो हिंदू बच्चों को दी जाए उनके धर्म की शिक्षा या मुस्लिम बच्चों को दी जाए उनके धर्म की शिक्षा, यदि वो अपने आदर्श मानकों पर है, यानी कि ईमानदारी और जो दीन की बात कही गई, यदि उसके अनुकूल है, तो मुझे लगता है कि धार्मिक शिक्षा व्यक्ति को बेहतर इंसान बनने के दिशा में ही आगे लेकर जाती है। हाँ। कोई भी धर्म अगर वो अपने ठीक आदर्शों पर है, अगर वो ईमानदारी से उन्हीं आदर्शों पे काम कर रहा है, तो वो उसको आगे लेकर के ही जाने वाला है। अब रहा सवाल कि किस प्रकार से मॉडर्न एजुकेशन या जो सामान्य शिक्षा है उसके साथ उसके समायोजन का। समस्या कभी भी धार्मिक शिक्षा और मॉडर्न एजुकेशन के समायोजन में नहीं आती तब तक जब तक कि ये बताया जाए कि यह दोनों आवश्यक है। समस्याएं तब आती हैं जब ये बता दिया जाए कि केवल धर्म की ही शिक्षा ये ही आवश्यक है और जीवन जीने के लिए किसी परिधि में दायरे में आपको रहना। जब बात दायरों की आती है तब समाज में तमाम तरह की विषमताएं पैदा होती हैं। दायरे जब आते हैं तो ये भावना आती है कि हम बहुत बेहतर हैं और अगला कोई भी धर्म हो, कोई भी पूजा पद्धति के लोग हों, वो बेहतर नहीं है। आज समाज में जो भी समस्याएं हैं, मुझे लगता है कमोबेश वो इसी पर आधारित हैं कि हम ही बेहतर हैं और कोई नहीं है। तो धार्मिक शिक्षा में कोई समस्या नहीं है। मॉडर्न एजुकेशन या जो सामान्य शिक्षा है उसके साथ जोड़ करके और दूसरों के विचार को, दूसरों की पूजा पद्धतियों को, अगर हम दूसरों के मानकों को की मान्यताओं को अगर हम स्थान दे पा रहे हैं तो ये दोनों शिक्षा बहुत बहुत उपयोगी है। और आज के समय में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं उन्होंने धार्मिक शिक्षा या धर्म के प्रति जागृति को ठीक ढंग से बढ़ाने में बहुत योगदान किया है। तो ये जो लोग भी कर रहे हैं, जो अच्छी दिशा में यदि कार्य कर रहे हैं, तो ये इसी समायोजन से ही कर पा रहे हैं। तो ये समायोजन तो निश्चित रूप से होना चाहिए। विश्वविद्यालय
की जिम्मेदारी अब बढ़ जाने वाली है। विश्वविद्यालयों को ये देखना है कि धार्मिक शिक्षा के बैकग्राउंड से निकलकर जो बच्चे आए हैं, जिन्होंने बचपन में मौलवियों से पढ़ाई की है, जिन्होंने अलीम की पढ़ाई की है, जब वो अपने कामिल या फाजिल की जो बात हो रही है, जब वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को आए, तो उन सारे जो उनको बातें सिखाई गई हैं वो राष्ट्रोपयोगी हो जाएं, वो समाज उपयोगी हो जाएं, यही सारी बातें हैं। तो बहुत अच्छा है अगर ये समायोजन बना रहता है, तो आपस में सामंजस्य बना रहता है। तो रत्नाकर सिंह जी, आपने अतुल यादव जी की बात को सुना होगा। वो तारीफ तो हालांकि खुलकर नहीं की उन्होंने इस फैसले की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप इस समय चुनावी उदारता के चलते इस फैसले को लेकर आ रहे हैं, कि टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जवाब क्या होगा आपका? देखिए, इनके पास अगर कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो अगर समाज सुधार के अगर कोई भी निरंतर प्रयास करता रहता है, और एक दिन का प्रयास नहीं होता। आज़ादी के बाद से यह देश जो है आज विश्व की चौथी सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो ये एक दिन या 5 साल या 10 साल का रिजल्ट नहीं है। ये अनवरत जो है विकास का क्रम जो है जारी रहा है, उसका परिणाम है कि आज देश जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है बन गया है। उसी तरह से अगर राज्य के विकास में, अगर शिक्षा प्रणाली के विकास में, आधुनिकीकरण में अगर इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं तो उसका इनको सराहनीय करना चाहिए, अपितु न कि ये चुनाव को से संबंध करके इसको जो है उससे प्रदर्शन खड़ा करना चाहिए। और ये अभी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे कि 2027 में तो हम ही आएंगे। अरे आपको ये कौन से दिवा स्वप्न आपको किसने दिखा दिया भाई? आप कह रहे थे अभी कि हमने मदरसों में शिक्षकों की भर्ती की, लेकिन आपने तो अपना चुनावी जो मकसद हासिल करने के लिए मदरसों को असीमित शक्तियां दे दी ना। वहां पे जांच मैंने कहा कि हमने समाज में नहीं रत्नाकर सिंह जी, मैंने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में हमने उर्दू शिक्षकों की भर्ती करी। आपके पास तर्क नहीं है, इसलिए आप बीच में बोलने की कोशिश करें। आप मेरी बातें पूरी जाने चाहता हूँ। प्राइमरी स्कूल जो है, क्या आपके द्वारा या हाई स्कूल है उनमें नहीं, क्या उनमें आपने उर्दू शिक्षकों की भर्ती करी? मैं अपनी बातों को रख लूं? जी रखिए। देखिए, अतुल यादव जी के पास कोई अपना विकास के काम गिनाने के लिए है नहीं, इसलिए यह जो है इस तरह की बातें कह रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्यों आपने उस तरह का एक लाया भाई जिसमें कि मदरसों को असीमित अधिकार दे दिया गया? क्यों मदरसों को ये अधिकार दे दिया गया कि ना उनके ऊपर कोई जांच की जाएगी, ना कोई गिरफ्तारी की जाएगी? ये क्यों दे दिया गया? पहली चीज मैं ये प्रश्न उठाना आ रही हूं अतुल जी, और उसी कारण से मैं जवाब देता हूं। आ रही मैं अतुल जी, आ रही है, बात पूरी करने दो। बोलने दीजिए, मुझे जरा पूरा कर लेने दीजिए अतुल जी, नहीं तो बीच में मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा, आप बोल नहीं पाएंगे। मैं यही कहना चाहता हूं कि क्यों आपने इस तरह की परिस्थितियां पैदा की कि मदरसों में जो है नकली नोट छापने की मशीनें स्थापित हुई। आपने इस तरह की परिस्थितियां क्यों पैदा की कि वहां पे यौन शोषण करने का जो है एक स्थान बना दिया गया? आपने ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा की कि वहां बच्चों को पीटने का काम किया गया? आज जो है मदरसों में अवैध 8000 से ज्यादा अवैध मदरसों को डिमोलिश करने का काम, उसको खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो योगी सरकार ने किया। और वो तालीम जो दी जाती थी इन अवैध मदरसों में, वो तालीम किस तरह से थी? उन्मादी बनाने की तालीम दी जाती थी। तो ये अगर जवाब लीजिएगा। बिल्कुल लूंगी, जवाब मैं आ रही हूँ आपके पास। काम किया गया है योगी सरकार द्वारा, तो ये काबिले तारीफ काम है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये आज तक मदरसे जो कुकृत्य करते आ रहे हैं, इसका शुद्ध रूप से ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टियां जैसी पार्टियां इनको बढ़ावा देती आई थी, जिसकी वजह से ये कुकृत्य जो है करते आ रहे थे। जी बोलिए अब अतुल जी। जी, रत्नाकर सिंह जी जो है ये सिर्फ एक धर्म के लोगों को क्या है बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और कभी इनकी मंशा सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए, अब देखिए आपने कहा था कि बोलूंगा नहीं, अब आप भी सुन लीजिए। कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में सिर्फ कहीं ना कहीं कड़वाहट भरी बातें रहती हैं। अभी ये शिक्षा की बात कर रहे थे, अभी उन्हीं मदरसों के विषय में। अतुल जी, मैं रोक रही हूँ आपको माफी के साथ, क्योंकि हेडलाइंस का वक्त हो गया है। मैं हेडलाइंस के बाद सीधे आप ही के पास आऊंगी। फिलहाल रुक कर लेते हैं इस वक्त की। तो देखिए, हेडलाइंस के बाद स्वागत है आपका, और आज की बड़ी बहस है सरकार के इस बड़े फैसले पर, जिसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही कायाकल्प होने वाला है। किसका? मदरसों का। सरकार ने इसको लेकर हालांकि संशोधन की बात कही जा रही है, लेकिन वो तभी होगा जब पूरी जो प्रक्रिया होती है वो होगी, उसके बाद ही इसको ग्राउंड पर इंप्लीमेंट किया जाएगा।
बड़ी बहस लगातार हम कर रहे हैं, तमाम जो खास मेहमान है वो जुड़े हुए हैं। अतुल यादव जी, मैं आती हूँ आपके पास, अपनी बात रखिए। और जो बात कही जा रही है रत्नाकर सिंह की ओर से भी कि जो टाइमिंग पर आप सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में तमाम तरह के काम हुए हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी, जो बात आप कह रहे हैं कि मदरसों में ये होता है वो होता है, वो सब कुछ आपके ही कार्यकाल में शुरू हुआ। जवाब दीजिए अतुल यादव जी। जी जो साक्षी जादौन जी, आप ये देख पाएंगे रत्नाकर सिंह के द्वारा कितनी कड़वाहट भरी चीजें बोली जा रही हैं और वो मदरसों को बदनाम करने वाली भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री के विषय में भी बात कर रहे हैं कि सरकार ऐसा करने चाह रही है, तो दो चीजें एक साथ नहीं चला करती। कहीं ना कहीं इन लोगों की भावना हमेशा एक वर्ग के लिए नफरत भरी भाषा जैसी होती है और ऐसा प्रतीत होता है। अभी आपके चैनल पर ये कह रहे हैं कि वहां पे ऐसा होता है वैसा होता है। सरकार इनकी 2017 से कहीं पे भी हो, सरकार के नियंत्रण में ही तो हर चीज, पुलिस प्रशासन है, अन्य चीजें व्यवस्थाएं हैं, डीएम एसडीएम है, सारी व्यवस्थाएं तो सरकार के अंदर, सरकार में निहित होती हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो कहीं ना कहीं दो चीजें करना चाहती है। एक तरफ दिखाना चाहती कि हम आपका बड़ा उद्धार कर रहे हैं और बड़े उदारवादी बन रहे हैं। दूसरी तरफ प्रवक्ता महोदय आपके चैनल पर ही जो इस पैनल पर बैठे हुए रत्नाकर सिंह जी, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें हुई। अरे भाई, आप ये बताएं कि जो मुस्लिम समाज का युवा है, अगर वो मदरसों से ग्रेजुएशन या मास्टर की डिग्री लेने के लिए अगर वो आप उनके प्रति उदारता भरी चीज लाना चाहते हैं और मैंने एक चीज कही है, मैं हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करता हूं। मैंने कहा पहले वाले चरण में मैंने कहा कि स्वागत योग्य है, लेकिन ये 2017 में जब सरकार आ गई थी तो अब हम मार्च चल रहा है और 2026 चल रहा है, हम अब चुनावी वर्ष में हैं, तो सरकार को यकायक अब कैसे ये याद आ गया। और रही बात, इतनी उदारवादी सरकार बन रही है तो ये जो प्रवक्ता महोदय हैं तो इतनी कट्टरपंथी बातें भी ना बोले, इतनी कट्टरता वाली बातें भी ना बोले। कहीं ना कहीं सरकार क्योंकि वक्त कम है, मुझे सबके पास जाना है। हिंदू नहीं, एक समाज में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई है, सभी को तो धार्मिक, सभी के अपने अपने धार्मिक मामले भी हैं, लेकिन जो सभी के सभी जो भारतीय संविधान से भी बंधे हुए हैं, भारतीय संविधान से बाहर तो हम नहीं जा सकते। जो हमारा देश का संविधान है वो सर्वोपरि है, बिल्कुल सर्वोपरि, संविधान के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। ठीक है अतुल जी, मैं आऊंगी आपके पास, वक्त कम है, सबके पास जाना है। बोलिए परमार जी। आती हूँ रत्नाकर जी। सर प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। जी अनम्यूट कर लिया हमने। मैं अतुल जी की बात पर जाना चाहूंगा। उनकी तमाम बातों में एक प्रश्न है जो बार बार कर रहे हैं इस निर्णय की टाइमिंग को लेकर के, और फिर वो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि संवैधानिक बातें भी करना चाह रहे हैं। तो आदरणीय अतुल जी, मैं आपको ये विदित कराना चाहता हूँ कि 2024 में 5 नवंबर को माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 पर फैसला दिया। उस फैसले के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ बातें स्पष्ट की। उन बातों के आलोक में मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय लेने की दिशा आगे बढ़ाई। हो सकता है यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ना आता और उसके बाद आपका सरकार के द्वारा यही निर्णय लिया गया होता, तो संभवतः आपकी पार्टी या विपक्ष के जो और भी नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, वो तुरंत यह प्रश्न भी उठा सकते थे कि मुस्लिम एजुकेशन के तरफ ये इतनी दृष्टि है वो कुदृष्टि भी कई बार लगने लगती है। तो समझ का फेर है। ये निर्णय सरकार के द्वारा पूर्णतः संवैधानिक रास्तों से और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार यह लिया गया है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं। और जस्टिस चंद्रचूड़ जैसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले न्यायाधीशों के द्वारा यह फैसला राय साहब मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने कहा तो इसके बाद ये 2024 में आया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद टाइमिंग पर प्रश्न होना चाहिए या यह पूछा जाना चाहिए कि 2017 में क्यों नहीं किया, 18 में क्यों नहीं किया, 19 में क्यों नहीं किया। रत्नाकर जी, सरकार इतनी कटुता रखती है, कटुता वाली बात में मैं कह रहा हूं कि उदारता होनी चाहिए सभी कटुता रखने वाली सरकार। मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, किसी भी पार्टी से नहीं जुड़ा उस प्रकार से, किंतु कटुता रखने वाली सरकार मुख्य धारा में शिक्षा की उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय जैसे गंभीर शिक्षा प्रणालियों से जोड़ने का प्रयास नहीं करेगी। मुझे लगता है कई बार हमें अपने चश्मे को भी साफ करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। रत्नाकर जी, आरिफ सूफी जी आपके पास। देखिए अतुल जी बार बार जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं
और हमारे समय को और टाइमिंग को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह उठाने का काम कर रहे हैं, मैं बता दूं इनको कि इनकी सरकारें थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बैठे हैं अतुल जी, अपने समय में आप जवाब दे दीजिएगा कि क्यों आपके समय में ये अवैध मदरसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, क्यों बिना मान्यता प्राप्त जो है मदरसे जो है खोले गए, और उन मदरसों में क्यों उन्मादी जो है पढ़ाइयाँ मजाबी जो है उन्मादी मजाबी पढ़ाइयाँ पढ़ाई गई, क्यों विदेशों से उन अवैध मदरसों में फंडिंग की गई। क्या आपने आपकी सरकार रहते हुए कोई जांच कराई? हमने तो एसआईटी का गठन किया और विदेशी फंडिंग का पूरी तरह से जांच कराने का काम जो है वो कराने का काम किया। निश्चित रूप से अगर हम कोई भी अगर समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, शिक्षा को आधुनिकीकरण बनाने का काम करते हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये एक सकारात्मक जो है निर्णय लिया गया और 53 साल के बाद ये जो है संशोधन किया गया। आपकी सरकार ने क्या किया ये बता दीजिए। इन अवैध मदरसों को बुलडोज करने का काम आपने किया। अवैध मदरसों में जो सेक्सुअल हरासमेंट होता था, जो मारपीट की घटनाएं होती थी, जो नोट छापने की मशीनें लगाई जाती थी, आपने कोई भी एक भी कार्रवाई किया? ठीक है सूफी जी, आ रही हूँ अतुल जी, आती हूँ आपके पास। सरकार में सबकी बात आनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। चुनावी रोटियां सेकने का काम इन जो है मौलानाओं के माध्यम से आप करने का काम करते थे। 12 से 17 के बीच में जो सरकार रही, कभी भी इस प्रकार की घटनाएं नहीं हुई। रत्नाकर जी आपकी बात आ गई है, नोट डाउन हो चुकी है बात, ठीक है, जवाब ले लेंगे अतुल जी से। ठीक है सूफी जी बोलिए अपनी बात। और हमेशा ठीक है रत्नाकर जी, वक्त क्योंकि कम है मेरे पास, कुछ देर मुझे वाइंड अप भी करना है, वक्त कम है। हो जाएंगी अगर, ठीक है, तो ये बर्दाश्त क्यों कर पाएंगे? बीच बीच में ये डिस्टर्ब करने का काम कर। ठीक है सूफी जी ये बोलिए। अपनी सरकारों में इस तरह का जो एक्शन अभी लिया जा रहा है, या मदरसों या मुसलमान समाज को उत्थान के लिए या उनके नौनिहालों को आगे बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, आपने क्यों नहीं लिया भाई? आप प्रश्न तो ये उठता है ना, हमारे ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। ठीक है रत्नाकर जी, उस समाज के लड़कों को जो है उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, भारत के विकास के सहभागिता में उनकी अग्रणी भूमिका को सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं, तो आप हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अरे अपने गिरेबान में झांकिए, आप लोग सिर्फ मुल्ला और मौलाना। रत्नाकर जी मुझे आपकी आवाज को बंद करवाना पड़ेगा, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है, वक्त होता तो बोलने देती। ठीक है, इस आधार पर आपने असीमित अधिकार दे दिया, जहाँ पे पुलिस न जा सकती थी न गिरफ्तार कर सकती थी, तो ये अधिकार किसको दे दिया आपने? जी सूफी जी बात रखिए, आप बोलिए। दिया आपने, क्योंकि वोट बैंक जो है वो जवाब लीजिएगा, आपके पक्ष में पड़ता रहे, इस तरह का तो कार्य। चलिए ठीक है, क्योंकि आपके ही बोलने में सारा समय व्यर्थ हो चुका है, क्योंकि सूफी जी माफी, क्योंकि वक्त जो है इतने की अनुमति देता है और मुझे वाइंड अप करना पड़ेगा, और इसलिए खास मेहमान आप सबका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी जी, माफ कीजिए, राव परमार जी, सूफी कौसर जी, अतुल यादव जी, रत्नाकर सिंह जी और साथ ही KN पांडे, बहुत धन्यवाद आप जुड़े और इस खास चर्चा का हिस्सा बने, जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार अब ये सोच रही है कि शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी क्रांति लाई जाए। देखने वाली बात होगी इसमें आगे होता क्या है। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। आप देखते रहें इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।